बस पुलिस के बाहर जाके गोली मारो सालों को नारा लगा दीजिए, दिल्ली पुलिस आपको परमिशन दे देगी। चाहे रोहिंग्याओं के साथ हो, चाहे कश्मीरियों के साथ हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो सी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स दो, हिम्मत है तो चलाओ जरा अनुराग ठाकुर पे एक प्राइम टाइम। भारत सबका देश बनेगा, उस बात से सावरकर और नाथुराम गोडसे पगला चुके थे, सटिया चुके थे। सीए जाएगा, एनआरसी जाएगा, एनपीआर जाएगा। जब गोरों से लड़े थे तो चोरों से भी लड़ेंगे कि सामान तो गया ही था, वो मेरा घर भी ले गया। इस बार जो दंगा हुआ वो दिल में बैठा डर भी ले गया। यंग इंडिया अगेंस्ट एनआरसी, एनपीआर, सीए को बधाई कि जिन्होंने इस मार्च का आयोजन किया। और आप तमाम लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, मैं आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। रैली करनी थी, रैली हुई नहीं, क्योंकि सुनने में आया कि आखिरी वक्त में पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी। मेरे हिसाब से अगर हमको रैली अगर दिल्ली में करनी हो तो पुलिस से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस पुलिस के बाहर जाके गोली मारो सालों को नारा लगा दीजिए, दिल्ली पुलिस आपको परमिशन दे देगी। जो लोग खुलेआम दंगा भड़काने वाले नारे लगा रहे हैं, जो लोग खुलेआम दंगा भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। लेकिन जो लोग अमन, चैन, इंसाफ, हक, अधिकार और एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करी जा रही है, उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, उनके लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और ये आज इस सरकार के असली चेहरे को दिखाती है। कोई बात नहीं, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो अगर जुल्म को याद रखा जाएगा तो ये भी याद रखा जाएगा कि जुल्म के दौर में भी बहुत लोग थे जो प्यार और भाईचारे की बात करते थे। आज मैं सलाम पेश करता हूं प्रेमकांत बघेल को। बहुत लोग, आपने सुना होगा, शायद नाम से न जानते हो आप लोग, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम उस इंसान को नाम से जाने। ये वो इंसान है, जब अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही थी और एक मुसलमान के घर में आग लगा दी, तो प्रेमकांत बघेल उस घर में कूद के आग के अंदर जाके वहां 6 मुसलमान अपने जो नेबर्स थे उनकी जान बचाई। वो 70% जल गए हैं, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूं। अपनी जान से खेल के उन्होंने वहां मुसलमानों की जान बचाई। मैं सलाम पेश करता हूं उन गुरुद्वारों को, और मैं सलाम पेश करता हूं पूरे सिख समुदाय को कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में उन्होंने प्यार का बिल्कुल एक एग्जाम्पल पेश किया। कुछ भी हो जाए, कैसी भी नाइंसाफी हो जाए, चाहे रोहिंग्याओं के साथ हो, चाहे कश्मीरियों के साथ हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो, अगर एक समुदाय है जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहा है, वो सिख समुदाय है। पिछले कुछ दिनों में जब दिल्ली को जलाने की कोशिश करी तो वो लोग भी शामिल थे। ये कुछ लोग हैं, इनकी कोशिश रहेगी दिल्ली को जलाने की, दिल्ली को बांटने की, देश को जलाने की, देश को बांटने की। और जितनी खबरें सामने आई हैं, जो दर्दनाक दास्तां सामने आए हैं, उसके बाद सही में बोलने को कुछ रह नहीं जाता। जब आप खबरें सुने कि एक बाप अपने 2 नौजवान बच्चों का जनाजा लेके जा रहा है, जब आप खबरें सुने कि एक 85 साल की दादी, उसके घर के अंदर आग लगा दी और वो भाग नहीं सकती, उसकी जल के मौत हो गई, जब खबरें मिले कि दिल्ली की नालियों में, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की नालियों में लाशें मिल रही हैं, जब खबरें मिले अंकित की, वो आईबी का अफसर जिसको कई बारी चाकू मार दिया, तो उन खबरें सुनने के बाद भाषण देने का कुछ रह नहीं जाता। अल्फाज नहीं है जो इतनी बर्बरियत को बयान कर सके। आज ये काम किसने किया? कल से अगर मीडिया को देखें तो मीडिया कोशिश कर रही है बताने के लिए मैंने किया। 17 फरवरी का मेरा महाराष्ट्र का दिया हुआ एक भाषण, जिसमें मैंने बोला, और वो बात मुझे दोहराने में कोई कतराई नहीं है, मैंने बोला कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर
महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आज हमारे देश के अंदर जब देश में गोली मारो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, जब जिस दिल्ली में महात्मा गांधी ने अपने आखिरी उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रखा, जब उस दिल्ली को जलाया जा रहा है, तो मैं फिर से बोलता हूं, इस बात में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये बात बोलने का कि इस देश की सरकार महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। अगर सरकार देश को बांटने का काम करेगी तो हम महात्मा गांधी के उसूलों को बचाने का और इस देश को जोड़ने का काम करेंगे। ये बात मैंने बोली तो ये बात दिखा के कि यहां मैंने बोला कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सीए गैर संवैधानिक है। हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए जब हम सड़कों पे आते हैं तो संविधान का दायरा हम कभी पार नहीं करते। संविधान का दायरा कौन लोग पार करते हैं? तो खुलेआम बोल रहे हैं गोली मारो। हिम्मत है वो जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, हिम्मत है तो चलाओ जरा अनुराग ठाकुर पे एक प्राइम टाइम, हिम्मत है चलाओ कपिल मिश्रा पे एक प्राइम टाइम। अभी जब मैं आ रहा था तो पीछे जी न्यूज वाले ने पकड़ लिया, बोला आपका बयान चाहिए। मैंने बोला कि तुमको हम लोग सीरियसली नहीं लेते, तुम जाओ जाके 2000 रुपए के नोट में चिप निकालो, हमें हमारी इंसाफ की। लेकिन ये दंगा, ये हिंसा, ये गोली मारो क्या दिखाता है? घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये एक चीज दिखाता है, ये दिखाता है कि ये हार रहे हैं और इस लड़ाई में हम जीत रहे हैं। शाहीन बाग की दादियां जीत रही हैं। हिंसा की जरूरत कब पड़ती है? जब विचारों के सामने विचार बचते नहीं है, जब सवालों के सामने जवाब बचते नहीं है, जब कोई तर्क बचता नहीं है, जब लोग हारना शुरू कर देते हैं, तो सत्ता का प्रयोग करके दमन का, गोलियों का, लाठियों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली जब मारी जब महात्मा गांधी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि बंटवारे के बाद जिस रास्ते पाकिस्तान गया उस रास्ते हिंदुस्तान नहीं जाएगा। जब महात्मा गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं बनेगा, भारत सबका देश बनेगा, उस बात से सावरकर और नाथुराम गोडसे पगला चुके थे, सटिया चुके थे और इसीलिए गोली मारी। वो गोली मारी हारने के बाद उन्होंने गांधी को गोली मारी। लेकिन आप ये बात देखिए कि आज भी दिल में गोडसे है, लेकिन ज़बान पे नरेंद्र को गांधी का ही नाम लेना पड़ता है। उसी तरीके से फिर से हारेंगे। सीए जाएगा, एनआरसी जाएगा, एनपीआर जाएगा। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां शराब बैठे हैं, इनको गोली लगी, मुझको 1.5 साल पहले गोली चलाने की कोशिश करी थी। तुम्हारे तमंचों से नहीं डरते, जो गोली चलानी है चला लो। हमारे पूर्वज और जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने लड़े थे, आज शाहीन बाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हमारे पूर्वज जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे, वहां भी अंग्रेज गोली चला रहे थे। अंग्रेज गोली मारो। कल वो लोग बोल रहे थे जिनकी दलाली तुम्हारे पूर्वज करते थे, जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुमसे भी नहीं डरेंगे। जब गोरों से लड़े थे तो चोरों से भी लड़ेंगे, उन गोरों के दलालों से भी लड़ेंगे। एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये एनपीआर क्या चीज है उसको समझने की जरूरत है। हमने बोला असम का एग्जाम्पल देख के कि तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब जो एनआरसी होने वाला है वो असम के एनआरसी से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये एनआरसी एनपीआर के जरिए होने वाला है। आजकल नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एनआरसी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, यहां तक बोला कि हमने 5 साल में जिक्र ही नहीं किया। समझ में नहीं आता हमने प्रधानमंत्री चुना था या झूठ बोलने की फैक्ट्री चुनी थी। लेकिन वो आज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनआरसी का जिक्र करने की उनको जरूरत नहीं है। उनके पास एनआरसी का छोटा रिचार्ज और उससे ज्यादा खतरनाक रिचार्ज
एनपीआर आ गया है। वो कागज नहीं मांगने आएंगे 1 अप्रैल को जब एनपीआर शुरू होने वाला है, वो कुछ सवाल पूछने आएंगे। वो अपना कागज लेकर आएंगे, 6-7 सवाल आपके घरों में लेकर आएंगे और उन सवालों के आधार पे अपने दफ्तर में जाके डाउटफुल सिटीजन की एक लिस्ट बनाएंगे। कुछ सरकारी अफसर, तहसीलदार, उन लोगों को यह अधिकार दिया जाएगा कि आप जाइए, जाके जो लिस्ट नागरिकों की बनाएंगे, उस लिस्ट में किसी के नाम के आगे भी आप डाउटफुल, संदिग्ध लिख सकते हैं। क्या आधार होगा? नागरिकता कानून में कोई आधार नहीं है। मतलब मन मर्जी से अगर वो अफसर मेरा दुश्मन है तो मेरे नाम के आगे डी लिख देगा। अगर वो अफसर किसी सरकार के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है तो वो मेरे नाम के आगे डी लिख देगा। मतलब 100 लोगों का अगर उसने सवाल पूछकर आया तो वो अपनी मर्जी से 4, 5, 6 लोगों के नाम के आगे डी लिख देगा। 4, 5, 6 लोगों को सेग्रीगेट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और उन लोगों से कागज मंगवाए जाएंगे। हो सकता है सिर्फ मुसलमान ना हो, और मुझे लगता है सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे वो 5-6 लोग 100 में से जिनसे कागज मंगवाए जाएंगे। सरकार के पास हम तमाम लोगों का डेटा है, अलग अलग जरियों से डेटा है। सरकार जानती है हम लोग क्या सोचते हैं, सरकार जानती है हम लोग किधर वोट करते हैं, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सरकार के पास ऑलरेडी ये सारा डेटा है। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में ऐसे डेटा का इस्तेमाल किया था वोट बदलने के लिए। अगर सरकार के पास ये सारा डेटा ऑलरेडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो जानते हैं हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। जब अमित शाह बोलते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, उसका मतलब क्या है कि हमारे विरोधी जो हैं वो किसी भी धर्म से आते हो, हम उनसे उनकी नागरिकता छीन लेंगे। एनपीआर के जरिए लोगों को आइसोलेट करके, टारगेट करके यही काम किया जाएगा। इसलिए जरूरी है जब एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू हो तो हम एनपीआर के अफसरों को अपने घरों में ना आने दें। अपने इलाकों के बाहर बोर्ड लगा दीजिए। नॉर्मल इलाकों के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि इस इलाके में आपका स्वागत है। अपने इलाके के बाहर जाके बोर्ड लगा दीजिए, यह इलाका संविधान मानने वाले लोगों का इलाका है, यह इलाका अमन पसंद लोगों का इलाका है और इस इलाके में एनपीआर के अफसरों का स्वागत नहीं है। ये लोग पूछते हैं कब तक विरोध करोगे? हम उनको बताना चाहते हैं जब तक एनआरसी, एनपीआर, सीए वापस नहीं जाता हम जब तक विरोध करेंगे। तुम ये दंगा करा के हमको डरा नहीं सकते हो। एक शेर है कि सामान तो गया ही था, वो मेरा घर भी ले गया। इस बार जो दंगा हुआ वो दिल में बैठा डर भी ले गया। आपके जुल्म में आपने सब कुछ कर लिया है। लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारा, जेएनयू के अंदर गुंडे भेज के मारा, दिल्ली में वहां दंगा करा के मारा, आपने सब कुछ कर लिया है। अब हमारे पास कोई हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, जीतने के लिए हमारे पास पूरी दुनिया है। जीत हमारी होगी, गोडसेवादियों की हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।